बॉडी में, आपकी बॉडी में कितना पोटेशियम होता है? तो यह आइडिया roughly 50 millicurie per kg body weight है, तकरीबन 3500 millicurie total body potassium है. Why you have to worry about potassium? worry करने की जरूरत क्यों है? मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटायन कितना होता है? इंट्रासेलुलर पोटेशियम 150 मिलीकुलर पर लीटर. और एक्स्ट्रासेलुलर कौन सा अबंडेंट कैटायन? सोडियम. एक्स्ट्रासेलुलर में, इंट्रासेलुलर में पोटेशियम. रेगुलेट्स हार्ट फंक्शन, essential for protein and nucleic acid synthesis, important for neuromuscular excitability by maintaining the resting membrane potential. और पोटेशियम अगर हाई हो जाए more than 7 millicurie, it can lead to significant hemodynamic and neurological consequences. Whereas level exceeding 8.5 millicurie per liter can cause respiratory paralysis and cardiac arrest and could be fatal. नॉइस इक्वेशन. नॉइस इक्वेशन क्या चीज है? इक्विलिब्रियम पोटेंशियल बताती है हर आयन का, किसी भी आयन का. आपके पास इंट्रासेलुलर आयन्स है, एक्स्ट्रासेलुलर कैटायन्स है. उनकी कंसंट्रेशन की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जो कि ये नॉइस इक्वेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ई के मीन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल. ई के किसी भी चीज का एक्स आयन का -61/z मल्टीप्लाई बाई लॉग कंसंट्रेशन ऑफ दैट आयन इनसाइड द सेल ओवर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल. z इज द वैलेंसी ऑफ दैट आयन. सोडियम पोटेशियम की वैलेंसी कितनी है? एक ही है. तो -61 डिवाइडेड बाई 1 -61 ही आ जाएगा. कैल्शियम की 2 है, तो -61/2 आधा रह जाएगा आपके पास. तो अब आपको पता है कि पोटेशियम इनसाइड द सेल है और सोडियम और कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर है. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा मिकदार में, अबंडेंट क्वांटिटी में. और इनकी कंसंट्रेशन जो है यहाँ जैसे दी हुई है. ये पोटेशियम इनसाइड 150 है, बाहर 4 है. कैल्शियम बाहर 2.5 मिलीमोल पर लीटर है और अंदर इस 0.1 माइक्रोमोल, बहुत ही कम होगा. और सोडियम बाहर 145 है, अंदर 20 मिलीकुलर है. और उसी को नॉइस इक्वेशन से इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर पोटेशियम कैलकुलेट करते हो तो -96.5 आ जाता है. सोडियम का इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हो, ये +52 मिलीवोल्ट आता है. और कैल्शियम का आप इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हो तो ये +124 मिलीवोल्ट आ जाएगा. ठीक है. अब बाहर जो है 124 + 52 है, अंदर जो है 96 है. तो 96 - 134 + 52 बन जाएगा -90, which is the resting membrane potential of any cell. ठीक है. resting membrane potential किसी भी सेल का क्यों जरूरी है? resting membrane सेल का नेगेटिव होगा तो एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट हो सकेगा. अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव नहीं है तो आपका एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा. एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा तो कंट्रैक्शन नहीं होगी. ठीक है. ना न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलाई होंगे, ना मस्कुलर कंट्रैक्शन होगी. तो इसकी इंपॉर्टेंस
पोटेशियम की सबसे ज़्यादा इसलिए कि इट इज़ क्लोज टू -96 है पोटेशियम का, और ये -90 जो है पोटेशियम के नज़दीक तरीन है। इसलिए बात का जो है मोस्ट ऑफ द पीपल कि वो -90 ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेशियम की वजह से -90 ही कह देते हैं, क्योंकि क्लोज -90 से -90 में फर्क कोई नहीं है। अब क्या होगा, अब आपको पता है ईसीजी का तल्लुक क्या है, और ये आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है हार्ट के अंदर कैसे होती है, क्या होता है। सोडियम की डिपोलराइजेशन यहाँ से ये आपकी इस जगह से यहाँ से लेके यहाँ तक स्लो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल वो खुलती हैं, जिसकी वजह से सोडियम अंदर जाना शुरू हो जाता है वोल्टेज डिपेंडेंट, क्योंकि बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है। इसकी वजह से जबरदस्ती वो सोडियम कैल्शियम एटीपीएस के अगेंस्ट कुछ सोडियम एंटर होना शुरू हो जाएगा, और एक सर्टेन लेवल पे जब ये स्लो सोडियम चैनल से सोडियम अंदर आ जाएगा तो फिर फास्ट सोडियम चैनल ओपन होगी, तो ये रैपिडली सोडियम विल मूव इन, तो इसकी वजह से ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक चला जाएगा। ये -90 यहाँ पे और ये +20 तक चला जाएगा, और इस जगह पे जाके क्या होता है, पोटेशियम चैनल ओपन होती हैं। पोटेशियम चैनल ओपन होंगी तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बिना पे पोटेशियम चूंकि अंदर बहुत ज्यादा है, बाहर कम है, तो ये पोटेशियम बाहर जाना शुरू होगा। पोटेशियम बाहर जाना शुरू होगा तो अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल पॉजिटिविटी हो गई थी, सोडियम के भी अंदर जा रहे थे, वो कम पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपकी जब ईसीजी पे ये अप स्ट्रोक क्यूआरएस का, और जैसे ही ये के जो है बाहर जाना शुरू होता है ये डाउन स्ट्रोक आपकी ईसी, और उसके बाद ये फेज 2 स्टार्ट हो जाती है, कैल्शियम चैनल ओपन करता है। इस जगह पे पोटेशियम बाहर जा रहा है, कैल्शियम अंदर आ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिकल आयन जो कंसंट्रेशन तकरीबन बराबर हो जाती है, इस तरह से तो ये प्लेटो आ जाता है, ये आपका प्लेटो आ जाता है, और यहाँ जाके कैल्शियम चैनल जो है बंद हो जाती हैं, और जो पोटेशियम मैग्नेट जो है वो एक्सेलरेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये आपकी डिपोलराइजेशन ये चीजें आ जाती है। ये स्टेप जो है इसके फेज 0 इज दी सोडियम इनफ्लक्स, सोडियम की एंट्री, जिसकी 2 फेजेस हैं, इनिशियली स्लो चैनल और बाद में फास्ट चैनल। और ये फास्ट चैनल जहाँ से इस लेवल पे खुलनी है वहाँ पे इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड टेंशन, ठीक है। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन टेंशन था -60 के लगभग थ्रेशोल्ड टेंशन है। जब ये सोडियम अंदर आना शुरू होता है तो ये पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, ऊपर आता है, ये -60 तक पहुंचता है, तो फिर फास्ट चैनल जो है सोडियम की ओपन हो जाता है। तो ये आपका थ्रेशोल्ड टेंशन है, जिसमें फास्ट सोडियम चैनल ओपन करके रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, जिसकी वजह से ये स्पाइक आपका आ जाता है। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, पोटेशियम आउटसाइड 4 था, इनसाइड 150 था, और वही फार्मूला लगाते हुए ये -96.5 हो गया। ये आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन टेंशन हो गया, ये -60 आपका थ्रेशोल्ड टेंशन। ये डिफरेंस बिटवीन द टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन टेंशन और थ्रेशोल्ड टेंशन का डिफरेंस इज कॉल्ड एक्साइटेबिलिटी पोटेंशियल। एक्साइटेबिलिटी टेंशन, जितना कम ये डिस्टेंस होगा उतना टिश्यू ज्यादा एक्साइटेबल हो जाएगा, जितना ये डिस्टेंस ज्यादा होगा एक्साइटेबिलिटी पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, उतना ही कम एक्साइटेबल टिश्यू हो जाएगा। तो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, डिफरेंस तकरीबन -30, ये 30 का जो है दैट इज द एक्साइटेबिलिटी पोटेंशियल। अगर तो ये 30 का डिफरेंस मेंटेन रहता है तो आपका ईसीजी और वो क्यूआरएस कंडक्शन द्वारा सही तरीके से मेंटेन रहेगा।
पोटेशियम ऑक्साइड बढ़ा रही है, 4 के बजाय 7 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई किया तो इलेक्ट्रिकल ये पोटेंशियल फॉर पोटेशियम आ गया -82। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो -82 हो गया। 82 हो जाने की वजह से ये आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो कि यहाँ था इस जगह पे वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ से सोडियम की इनवर्ड मूवमेंट से यहाँ तक पहुँचना है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक, ये थोड़ा डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आपका ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक जब पहुँचेगा तो ये स्पॉन्टेनियसली आगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज आपको नजर आई है, जब ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स थी आपके पास ज्यादा चैनल्स खुल रही थी, जिसकी वजह से सोडियम का इनफ्लक्स रैपिड था, रिलेटिवली रैपिड था। अब ये डिस्टेंस कम हो गया, कम डिस्टेंस होने की वजह से जो स्लो सोडियम चैनल्स थी वो कम मिकदार में खुलेगी। जब वो कम मिकदार में खुलेगी तो आपका सोडियम का इनफ्लक्स भी आहिस्ता हो जाएगा, सोडियम की इनवर्ड मूवमेंट जो है आहिस्ता हो जाएगी, और इस जगह भी ये जो स्लोप जो है बजाय कि इस जगह पे होने के ये हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? ये अप स्लोप अगर स्टीपर हो जाए, बजाय अप स्लोप बिल्कुल होने के ऐसे हो जाए, तो इसका मतलब कंडक्शन थ्रू दी मसल जो है वो स्लो डाउन हो गया। ठीक है, अगर ये वर्टिकली था, सीधा था, तो इतने डिस्टेंस में वो कंडक्शन हो गई। अब यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम लगा है इंट्रावेंट्रिकल कंडक्शन में। ठीक है, तो उसकी वजह से आपके क्यूआरएस वाइड होना शुरू हो गया, क्यूआरएस वाइड होने शुरू हो गया। ठीक है, अब आगे आ जाओ कि इस जगह पे पोटेशियम ज्यादा हो गया बाहर, तो फेज 3 में इनवर्ड जो है पोटेशियम की एग्जिट जो है बाहर, पोटेशियम जब ज्यादा होगा तो दैट विल स्टिमुलेट दी पोटेशियम चैनल जो है, पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगी ज्यादा। जब वो पोटेशियम चैनल ज्यादा ओपन हो जाएगी तो रैपिड एग्जिट होगी पोटेशियम की फ्रॉम इनसाइड टू दी आउटसाइड, जिसकी वजह से ये स्लोप बजाय यहाँ आने के यहाँ आ जाएगी। ये एक तो उसकी स्पीड कम हो गई, स्लोप उसकी कम, और दूसरा ड्यूरेशन भी कम हो गई। दैट्स व्हाई यू गेट दिस टॉल टेंडेंसी। ठीक है, हाइपरकैलेमिया में वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और जो टॉल टेंडेंसी वेव्स क्यों हो जाती है? मेन रीजन इज ये वाली कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के नजदीक आ गया, जिसकी वजह से सोडियम चैनल की क्वांटिटी जो खुल रही है वो कम हो जाती है, और इसकी वजह से कंडक्शन जो आपकी स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, आपने क्रिकेट में फास्ट बॉलर को देखा है, बाहर पे आता है 30-40 मीटर से दौड़ के आके वहां के बाल फेंकता है, और अगर वही 1-2 मीटर से खड़ा होकर भाग के आके बाल फेंक के जो बाल की रफ्तार में कोई फर्क होगा? वही जरा सोच ले कि अगर ये यहाँ से जा रहा है तो ये आपकी फास्ट होगी, और अगर ये यहाँ से जा रहा है तो स्लो हो जाएगी कंडक्शन। पोटेशियम बाहर और बढ़ गया, 9 हो गया। ठीक है, अब उसी का कैलकुलेशन किया तो ये आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है K का -74 हो गया, और उससे क्या होगा? ये आपका और ऊपर चला गया, इसके थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के नजदीक हो गया, एक्साइटेबिलिटी और कम हो गई, इश्यू और ज्यादा एक्साइटेबल हो गया। और अगर ये और से बाहर बढ़ गया तो सुपर इम्पोज हो गए दोनों, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऐसे ऊपर जा रहा था और ऊपर जाता जाता रेस्टिंग थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के ऊपर सुपर इम्पोज हो गया, तो फिर क्या होगा? फिर भी नो मोर कंट्रैक्शन। ठीक है, कंट्रैक्शन तो तभी होगी
अगर ये यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ से स्टार्ट होगी। अगर ये दोनों सुपरइम्पोज हो जाते हैं तो डिपोलराइजेशन हो जाएगी। कंट्रैक्शन के लिए रिलैक्स होना जरूरी है। अगर रिलैक्स ही नहीं होगा, इस सूरत में अगर है तो बचत की कंट्रैक्शन दोबारा मुक्ति तो नहीं दोबारा बांध हो सकेगा। तो ये फिर पोजीशन हो जाती है, जब दोनों सुपरइम्पोज हो जाते हैं तो ये कंट्रैक्शन में ये आपकी खत्म हो गई एक्टिविटी एंड नो मोर एक्शन टेंशन, नो मोर कार्डिक अरेस्ट। दिस इज कॉल्ड एज persistent depolarization। persistent depolarization, क्योंकि नॉर्मली क्या हो रहा है, डिपोलराइजेशन हो रही है, फिर डिपोलराइजेशन हो रही है, फिर डिपोलराइजेशन, जिसकी वजह से वो आपकी एक्टिविटी आ रही है। मगर यहाँ पे दोनों सुपर इम्पोज हो गए तो आपकी persistent depolarization हो गई, there will be no more contraction। अगर हाइपोकैलीमिया हो गया, ठीक है, फिर क्या हुआ, वही फार्मूला यूज करते हुए के आउटसाइड नीचे, अब देख रहे हो कि अगर कैल्शियम बाहर बढ़ रहा है 4 3 2 1 तो ये -96 से -133 तक चला गया, ठीक है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन टेंशन जो है बजाय 90 के -133 हो गई। तो बजाय के यहाँ होती -60 पे, ये इससे और ज्यादा दूर चली गई, जिसकी वजह से ये डिस्टेंस आपका बढ़ गया है, ठीक है। अब इस थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक आने के लिए एक्स्ट्रा स्टिमुलस चाहिए होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट होनी चाहिए कि ये जो है सोडियम इनफ्लक्स यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हो गई यहाँ तक लाएगा, तो फिर ये स्पॉन्टेनियस आगे एक्शन पोटेंशियल लाएगा। दिस इज कॉल्ड एज हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन। अब दोनों सूरतों में पहले में क्या था, persistent डीपोलराइजेशन थी, डीपोलराइजेशन ब्लॉक्स आ सकते हैं, यहाँ हाइपरपोलराइजेशन है तो हाइपरपोलराइजेशन ब्लॉक हो सकते हैं। और दोनों सूरतों में क्या होगा, कंट्रैक्शन एक्टिविटी नहीं होती। तो वीकनेस हाइपरकैलीमिया में भी, हाइपोकैलीमिया में भी फीचर होगा, एक में ड्यू टू हाइपरपोलराइजेशन और दूसरी में ड्यू टू persistent डीपोलराइजेशन। अब नॉर्मली प्रकंजे टिश्यू में क्या होता है, सिंसिटियम में आपको पता है, ठीक है। तो इम्पल्स जो है यहाँ से राइज किया, इधर से ट्रेवल किया, इधर से आ गया, इधर से आ गया, यहाँ आके एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और मसल की कंट्रैक्शन हो, ठीक है। अगर ये वाला पोर्शन जो है हाइपरपोलराइज था या persistently डीपोलराइज था, ब्लॉक हो गया था, अभी ये डीपोलराइज ही था, तो ये बस इधर से इधर आएगा और बाय द टाइम यहाँ पहुंचता है तो वो उस वक्त तक एक्स्ट्रा टाइम लिया उसने दोबारा डीपोलराइज हो, तो ये फिर इम्पल्स आपका ये ऐसे 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 ये चलता जाएगा। री-एंट्रेंट टैकिकार्डिया, इसमें आपका यहाँ पे री-एंट्रेंट टैकिकार्डिया हो जाएगा। यहाँ तो दोनों तरफ से जो आया था कैंसिल हो गया था, यहाँ आके कैंसिल हो गया तो एक ही दफा कंट्रैक्शन हुई, ठीक है। मगर इधर जो है वो फिर साइकिल जो है चलता जाएगा, री-एंट्री होती जाएगी। अगर ऊपर से इंपल्स आ रहा है तो दोनों तरफ के फाइबर्स डीपोलराइज से या हाइपरपोलराइज से, फिर क्या होगा, नीचे से आपका एस्केप रिदम स्टार्ट होता है, पीवीसीज वेंट्रिकुलर पीकर बीज एक्सिस वहां से स्टार्ट होता है। तो ये थोड़ा सा मैकेनिज्म के भी इसमें हाइपरकैलीमिया या हाइपोकैलीमिया में क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या होगा, बेसिक फिजियोलॉजी।
नॉर्मल पोटेशियम 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट और सोडियम की तरह इट्स अ पुअर इंडिकेटर ऑफ टोटल बॉडी पोटेशियम क्योंकि पोटेशियम मेनली प्रेजेंट इंट्रासेलुलर। तो पोटेशियम जो है डज नॉट इंडिकेट कि अगर हाइपोकैलीमिया के साथ टोटल बॉडी पोटेशियम की एक्सेस हो सकती है, हाइपरकैलीमिया के साथ टोटल बॉडी पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। इट इज नॉट ए इंडिकेटर ऑफ टोटल बॉडी सोडियम। टोटल बॉडी पोटेशियम आपको मैंने बता दिया है पहले 50 मिलीग्राम पर केजी। और अगेन हाइपरकैलीमिया या हाइपोकैलीमिया इज नॉट ए डिजीज, इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ सम अदर डिजीज। बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाता है? 98% पोटेशियम जो है बॉडी में इंट्रासेलुलर, 2% इज एक्स्ट्रासेलुलर। ठीक है, तो इसमें ये जो एक्स्ट्रासेलुलर पूल में पोटेशियम ऐड होगा और एक्स्ट्रासेलुलर पोटेशियम से पोटेशियम का लॉस होगा। अगर एडिशन इज मोर देन द लॉस, हाइपरकैलीमिया हो जाएगा। अगर एक्सक्रीशन या लॉस इज मोर देन दी एडिशन तो हाइपोकैलीमिया हो जाएगा, सीधा साधा। आप एडिशन कहाँ से होगा? डाइटरी इनटेक से और सेल के अंदर जो पोटेशियम है उसकी ट्रांससेलुलर शिफ्ट, ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में। और लॉसेस कहाँ से है? मेनली द यूरिन, फीकल में 9 to 10% और 2 to 3% फ्रॉम दी स्वेट। ठीक है, मेनली यूरिन, फिर फीकल और उसके बाद स्वेटिंग में। और लास्ट किस तरीके से होगा फ्रॉम दी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड? सेल के अंदर मूव कर जाएगा। एक्स्ट्रासेलुलर पोटेशियम और सेल के अंदर मूव कर जाए तो एक्स्ट्रासेलुलर से भी लॉस उसका हो जाएगा। स्वेट के जरिए निकल जाए, फीकल रूट से निकल जाए, यूरिन से निकल जाए या सेल के अंदर चला जाए तो इनटेक से लॉस ज्यादा हो जाएगा तो हाइपोकैलीमिया हो जाएगा। ट्रांससेलुलर शिफ्ट कैसे होती है? इंसुलिन, बीटा एडिनर्जिक स्टिमुलेशन, एल्कलीमिया और ब्लड स्टोर्ड एट हाई टेम्परेचर। अगर आप रूम टेम्परेचर पे ब्लड को ओवरनाइट छोड़ोगे तो पोटेशियम जो है आरबीसी में चला जाएगा। इंसुलिन दोगे तो पोटेशियम इनसाइड सेल मूव कर जाएगा। बीटा एडिनर्जिक स्टिमुलेशन करते हो तो सेल के अंदर मूव कर जाएगा तो उससे हाइपोकैलीमिया हो जाएगा। ये वाले फैक्टर जो है ग्लूकागॉन, बीटा ब्लॉकर्स और अल्फा एडिनर्जिक स्टिमुलेशन, दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ पोटेशियम इनटू द सेल, ब्लॉक द एंट्री इनटू द सेल। और ये जो फैक्टर्स है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो गई है, एसिडीमिया हो गया, एक्यूट राइज इन सीरम ऑस्मोलैरिटी, जिसकी वजह से क्या होगा? वाटर सेल के अंदर से बाहर आएगा तो पोटेशियम भी बाहर आ जाएगा। और ब्लड स्टोर्ड एट कोल्ड टेम्परेचर। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ रूम टेम्परेचर पे सोडियम एटीपीएस पंप आपका एक्टिव है, कोल्ड स्टोरेज में वो पंप एक्टिव नहीं होगा, पोटेशियम आपका लीक कर जाएगा, सेल से बाहर आ जाएगा तो हाइपरकैलीमिया हो जाएगा। तो ये काजेज जो हैं हाइपरकैलीमिया के जो ट्रांससेलुलर शिफ्ट की वजह से, और ये वाले काजेज हाइपोकैलीमिया के जो ट्रांससेलुलर शिफ्ट की वजह से हो सकते हैं। एक्सक्रीशन कम हो जाए तो उसके काजेज रीनल फेलियर, ऑक्सीडी ड्रग्स हैं जो इम्पेयर पोटेशियम एक्सक्रीशन को, तो उसके पोटेशियम स्पेयरिंग डायलिटिक हैं, एंजियोटेंसिन न्यूरोटिक एंजाइम इनहिबिटर, एनसेड्स, एंटीबायोटिक जैसे ट्राइमेथाप्रिन, सल्फामेथॉक्सिजोल, हेपरिन, साइक्लोस्पोरिन, टेक्लोफिलोस। और दूसरे ये नीचे वाले हैं जिसमें इम्पेयर्ड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिस्टल ट्यूब्यूल टू दी एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी है या इम्पेयर्ड रिस्पॉन्सिवनेस, तो उसकी वजह से भी पोटेशियम का
एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। जो ट्रांससेलर शिफ्ट की वजह से रेब्डोमायोलाइसिस हो रही है अगर, ठीक है, हाइपरऑस्मोलैरिटी है, हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होता है, वाटर बाहर शिफ्ट करता है, तो वो जो वाटर अंदर से बाहर आया दैट वाज रिच इन पोटेशियम और लो इन सोडियम, जिसकी वजह से हाइपोनाट्रीमिया हो जाएगा और हाइपरकैलेमिया। किसी पेशेंट को आप मैनिटाल आईवी को देते हो 100 सीसी 150 सीसी, तो हाइपरऑस्मोलैरिटी होती है जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर पोटेशियम जो बाहर आएगा, तो दैट कुड लीड टू हाइपरकैलेमिया आल्सो। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, सेल के ब्रेकडाउन से ये सक्सिनाइल कोलिन डीपोलराइजेस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस इज ज़िका। फिर हाइपरकैलेमिक कार्डियक पैरालिसिस, इंसुलिन डेफिशिएंसी और यूज ऑफ बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट थेरेपी, ठीक है, हाइपरटेंशन या एंजाइना के लिए। तो इन चीजों की वजह से भी हाइपरकैलेमिया हो सकता है आपका। और एक्सेसिव पोटेशियम इनटेक कैसे होगी, ईटिंग हैबिट के भी, जो पोटेशियम रिच फूड्स ले रहे हो, ठीक है, हार्ट हेल्दी डाइट, उसमें पोटेशियम रिच फूड्स है सारी, पोटेशियम सप्लीमेंट्स। और दूसरी चीज क्या होती है कि ठीक है, अभी डॉक्टर ने मना किया है साल्ट नहीं लेना, तो लो साल्ट ले लें, विच इज पोटेशियम कैल्शियम साल्ट। तो वो जो साल्ट सब्स्टिट्यूट है वो पोटेशियम साल्ट होता है या कैल्शियम साल्ट होता है, तो वो भी एक्सेसिव इनटेक हो जाएगा। सूडो हाइपरकैलेमिया क्या है? सूडो हाइपरकैलेमिया क्या है? इन विट्रो हाइपरकैलेमिया नहीं, इन विवो हाइपरकैलेमिया नहीं है, इन विट्रो कैल्शियम की क्वांटिटी ज्यादा। पेशेंट के ब्लड में जब तक वो अंदर था पोटेशियम नॉर्मल था, मगर जब पोटेशियम बाद में टेस्ट किया गया तो उसमें पोटेशियम ज्यादा आया। प्रोलॉन्ग यूज ऑफ टर्निकेट, हेमोलाइसिस हो गई, ब्लड पड़ा रहा, डिले इन प्रोसेसिंग द ब्लड, ठीक है, और सीवियर ल्यूकोसाइटोसिस या सीवियर थ्रोम्बोसाइटोसिस। ये वाली स्टडी की गई है अमेरिका में खासकर, कि जहाँ ब्लड ड्रा किया गया इनसाइड, वहाँ पे ही उसका पोटेशियम किया गया और आधा सैंपल उसका दूसरे शहर में ट्रांसपोर्ट किया गया, 2-3 घंटे लग गए ट्रांसपोर्ट में, और दोनों में पोटेशियम में ठीक ठाक डिफरेंस आया। ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट से सेल का ब्रेक डाउन, ठीक है, दूसरा जो रूम टेम्परेचर पे अगर पड़ा रहा तो उससे भी आपका पोटेशियम रिलीज हो गया। स्फीयर थ्रोम्बोसाइटोसिस और ल्यूकोसाइटोसिस अगर है तो उसमें क्या होता है? क्या होता है? ब्लड जब आपका क्लॉट होता है तो क्या होता है? ब्लड में क्या होता है? क्लॉटिंग कैसे होती है? प्लेटलेट एग्रीगेशन होती है और उसके बाद कोगुलेशन फैक्टर आते हैं और उसके बाद फिर क्लॉट रिट्रैक्शन होती है। जब क्लॉट रिट्रैक्शन होती है तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है बाहर आ जाता है। जितने ज्यादा सेल होंगे थ्रोम्बोसाइट्स या ल्यूकोसाइट्स, उतने ही ज्यादा सेल जो है वो क्लॉट रिट्रैक्शन के वक्त इंट्रासेलुलर फ्लूइड रिलीज करेंगे, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड बाहर आएगा, जिस वजह से हाइपरकैलेमिया हो सकता है। मगर ये वाला हाइपरकैलेमिया जो है, जिस वक्त ब्लड को क्लॉट करना है सीरम निकालने के लिए, उस वक्त बाहर आएगा, बॉडी में नहीं होगा। तो व्हेन वुड यू सस्पेक्ट कि सूडो हाइपरकैलेमिया है कि पेशेंट को? एक तो सीबीसी आपने देखी तो उसमें सेल काउंट बहुत ज्यादा थे, थ्रोम्बोसाइटोसिस या ल्यूकोसाइटोसिस पहले नंबर पे। नंबर 2, ब्लड ड्रा किया आपका तो सीरम आपको हेमोलाइज मिलता है। तीसरे नंबर पे आपने पोटेशियम हाई आया
तो फौरन ईसीजी की, तो ईसीजी में चेंजेस नहीं थी, तो आप सस्पेक्ट करोगे कि प्रोबेबली सूडो हाइपरकैलेमिया। तो उसके लिए फिर क्या करोगे, सीरम पोटेशियम के बजाय प्लाज्मा पोटेशियम निकलवाओगे। और ब्लड पे ब्लड गैस वाली मशीन से पोटेशियम निकलवाओगे जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं करते, तो उसमें पोटेशियम आपका लो हो जाएगा। कुछ और वजूहत भी हो सकती हैं जिसमें पोटेशियम ज्यादा हो मगर ईसीजी की चेंजेस रिलेटिवली कम हो। पोटेशियम अगर ज्यादा हो तो उसमें ईसीजी चेंजेस आ जाती हैं, आपके पास पता है ना आपको। मगर पोटेशियम ज्यादा होने के बावजूद ईसीजी में चेंजेस उतनी मार्क नहीं थी। एक वजह तो सूडो हाइपरकैलेमिया हो सकती है। कुछ और रीजंस के क्रॉनिक हाइपरकैलेमिया है, अगर उससे क्या होगा, क्रॉनिक हाइपरकैलेमिया है तो इंटरसेलुलर पोटेशियम भी ज्यादा हो जाएगा, तो रेशियो आपका उतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। एल्कलोसिस है पेशेंट को, एल्कलीमिया है, उससे क्या होगा, पोटेशियम इंटरसेलुलर भी शिफ्ट हुआ होगा, तो रेशियो आपका कम चेंज होगा। ठीक है, कैल्शियम आपका हाई साइड पे है, कैल्शियम आप ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हो, तो कैल्शियम इज हाई, क्रॉनिक हाइपरकैलेमिया है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है अगर, और ये क्रॉनिक हाइपरकैलेमिया है, तो ईसीजी में चेंजेस उतनी मार्क नहीं होंगी जितनी आप एक्सपेक्ट करते हो। क्लासिफिकेशन में 5.5 to 6 माइल्ड, 6 to 7 मॉडरेट और 7 से ज्यादा सीवियर हाइपरकैलेमिया। सिम्पटम्स क्या होंगे, नॉन स्पेसिफिक वीकनेस, फटीग, फ्रैंक मसल पैरालिसिस या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, palpitation or chest pain, nausea, vomiting, paresthesia। साइंस ब्रेडिकार्डिया, रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस होगी तो रेस्पिरेटरी रेट भी स्लो हो जाएगा, फ्लैसिड पैरालिसिस हो सकती है, डीप टनल रिफ्लेक्सेस डिप्रेस हो सकते हैं, मसल टेंडरनेस हो सकती है। ईसीजी में चेंजेस डिफरेंट लेवल्स पे tall tentative shorter QT interval ST segment depression, और जैसे पोटेशियम बढ़ जाएगा तो पीटी, prolonged PR, depressed disappearing P wave, widening of the QRS और एम्पलीफाइड आते, और उसके बाद पोटेशियम 8 से ज़्यादा हो जाएगा तो ST wave, ये आपको पता ही होगा, लिखा भी दूंगा। वर्कअप क्या है आपका, पोटेशियम और ज़्यादा है तो वर्कअप क्या करना है, यूरिनरी पोटेशियम चाहिए, यूरिनरी सोडियम चाहिए, यूरिन ऑस्मोलैरिटी चाहिए, और ट्रांसट्यूबुलर पोटेशियम ग्रेडियंट निकालना है। ट्रांसट्यूबुलर पोटेशियम ग्रेडियंट का फार्मूला यूरिन पोटेशियम इनटू सीरम ऑस्मोलैरिटी डिवाइडेड बाय सीरम पोटेशियम इनटू यूरिन ऑस्मोलैरिटी। ये आपका जो ग्रेडियंट है अगर तो लेस देन 3 है, इसका मतलब कि एल्डोस्टेरोन का इफेक्ट नहीं हो रहा, एल्डोस्टेरोन का इफेक्ट नहीं हो रहा, या पोटेशियम की एक्सक्रीशन जो है नहीं हो रही। अगर 7 से ज्यादा है, इसका मतलब कि पोटेशियम की एक्सक्रीशन ज्यादा हो रही है, तो हाइपरकैलेमिया इज ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक। अगर ट्रांसट्यूबुलर पोटेशियम ग्रेडियंट ज्यादा है तो इसका मतलब है कुछ भी ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक, और अगर कम है तो इट विल मीन रीनल ट्यूब प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक्सक्रीशन नहीं हो रहा।
आगे चले, GFR नॉर्मल है या GFR एस्टिमेट कर दोगे, कोई मसला कोई नहीं है। उसके बाद वो लोड है अगर, तो आप देख लोगे कि डाइटरी इंटेक क्या है, कोई एक्स्ट्रा ड्रग्स तो नहीं ले रहा है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन लो है, फिर तो ऑब्वियसली एल्डोस्टेरोन का इफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर एल्डोस्टेरोन ज़्यादा है, जैसे मतलब रेजिस्टेंट टू एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन है, तो वो काजेज क्या है। मगर मेनली जो आपका एक्सक्रीशन नहीं हो रही ड्यू टू रीनल फेलियर, एक्सेसिव इंटेक, ठीक है, और ड्रग्स जो हैं आपकी, ये कॉमन कॉजेज जो हैं। मिलियरो इसिजिटॉल टेंटेटिव, यहाँ क्या हो गया, टेंटेटिव में और क्या है, पीवेव्स स्ट्रेस हो गई है, और क्यूआरएस आपके वर्ड होने शुरू हो गए, और ये आपका साइन वेव आ गई। उसके बाद स्टेट लाइन ट्रीटमेंट। सबसे पहले इसके टॉक्सिसिटी देखने की, तो इमीडिएटली ईसीजी सबसे जरूरी जो है, फौरी स्टेप जो है ईसीजी। अर्जेंसी ट्रीटमेंट की डिपेंड अपॉन दी ईसीजी, और उसके बाद यह है पोटेशियम इनटेक अपने काम करनी है, पोटेशियम को सेल के अंदर शिफ्ट करना है और पोटेशियम को बॉडी से रिमूव करना है। कैल्शियम आईवी, कैल्शियम ग्लूकोनेट या कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम ग्लूकोनेट और कैल्शियम क्लोराइड में क्या फर्क है? 10 ml 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट और 10% कैल्शियम क्लोराइड जो है, उसमें डिफरेंस क्या है? एलिमेंटल कैल्शियम।
कैल्शियम ग्लूकोकिनेट 10% 10 ml में कैल्शियम इज 4.5 मिलीग्राम और 10% 10 ml कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम इज 14.5 3 टाइम्स मोर। यहाँ आपने 3 एम्प्यूल कैल्शियम ग्लूकोकिनेट देने हैं, वहाँ आप 1 एम्प्यूल कैल्शियम क्लोराइड याद रखें। तो इससे बेहतर होगा कि कैल्शियम क्लोराइड में ज़्यादा फासला चला जाए तो कैल्शियम आपको ग्लूकोनेटेड कर सकते हैं। Onset of action, duration, IV insulin or glucose, beta adrenergic nebulization, ion exchange resins, ठीक है, और उसके बाद diuretics, एक्सीलेट से आप मीडियल हो यहाँ पे कभी भी बगैर सॉर्बिटॉल के, सॉर्बिटॉल का हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो स्टूल सॉफ्टनर लाजमी देना है। बगैर उसके दिए तो इट कुड मेक ए लॉक इनसाइड द गट और इट कैन जो क्लोनिक परफोरेशन है। और उसके बाद ये नई आई है पेटिरोमर और सोडियम जिरकोनियम साइक्लोसिलिकेट, यहाँ अवेलेबल नहीं है मगर ये भी पोटेशियम को एक्सचेंज करती है। ऑनसेट इज 7 आवर्स। स्लो ऑनसेट इमरजेंसी के लिए ये आप यूज नहीं करो, ठीक है। इसकी ऑनसेट जो है ये कहता है तो ये भी इमरजेंसी के लिए जरूरी नहीं है। और उसके लिए जो आपको रैपिड ऑनसेट वाली चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए कि ये कैल्शियम ग्लूकोनेट इमीडिएट ये क्या करेगी, स्टेबलाइज करेगी आपके लैक्टिक सिर्फ कैल्शियम लेवल को चेंज नहीं करेगी। ग्लूकोज इंसुलिन बीटा एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन ये आपका सिर्फ कैल्शियम लो कर देगा, कैल्शियम को शिफ्ट कर देगा। फ्रूसिमाइड आयन एक्सचेंज रेजन जो है ये वाली ये बॉडी से कैल्शियम रिमूव करेगी। कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम क्यों देते हो? पोटेंशियल को बढ़ा देता है। काम करेगा तो हाइपर एक्साइटेड वो कैल्शियम क्या करता है? पहले नंबर पे जब आपने कैल्शियम दिया तो उसने ये जो फास्ट सोडियम चैनल्स ओपन हो रही हैं उनकी ओपनिंग को डिले करेगा। ओपनिंग को डिले करने का क्या होगा सर? ये वाला जो है ये जो स्पॉन्टेनियसली आगे एक्टिव शुरू होना वो यहाँ पे नहीं शुरू होएगा बल्कि यहाँ पे जाता। दूसरे लफ्जों में थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो है वो ऊपर चला जाएगा। ये -90 की वजह से -70 पे आ गया हुआ था। जब आपने कैल्शियम दिया तो ये -60 से -50 पे चला गया, तो डिस्टेंस दोनों का बढ़ गया, जिसकी वजह से स्टेबलाइजेशन दो काम करता है, दो कभी 3 करता है। मगर एक तो ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को रेज करता है बाय डिलेइंग द फास्ट सोडियम चैनल्स ओपन करता है, और दूसरा यहाँ पे कैल्शियम की इनवर्ड मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है ज़्यादा। उससे क्या होगा, ये जो पोटेशियम एग्जिट होने की वजह से ये यहाँ पे जल्दी नीचे आना शुरू हो गया, वो डिले हो जाएगा। तो ये जो प्लेटो है वापस यहाँ पे चला जाएगा जब कैल्शियम की इनवर्ड मूवमेंट ज़्यादा हो जाए। मगर बेसिकली आपने याद रखना है कि पोटेशियम आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन टेंशन पे इफेक्ट करता है और कैल्शियम जो है वो थ्रेशोल्ड टेंशन। लो पोटेशियम रेस्टिंग मेम्ब्रेन टेंशन को नीचे ले जाता है और हाई पोटेशियम उसको ऊपर ले जाता है, ठीक है। और हाई कैल्शियम थ्रेशोल्ड टेंशन को ऊपर ले जाता है
और 2 कैल्शियम थ्रेशोल्ड टेंशन को नीचे आ रहा है। ठीक है, ये आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन टेंशन था, ये थ्रेशोल्ड टेंशन था। हाइपोकैल्सीमिया हो गया, ये नीचे आ गया, ये आपका डिस्टेंस कम हो गया, तो एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाएगी। दैट्स यू आर गेट जो है टेटनी, आपको हाइपोकैल्सीमिया में टेटनी क्यों हो जाती है। ठीक है, अब हाइपरकैलीमिया था, ये ऊपर आया हुआ था, कैल्शियम दे दिया, आपने इसको ऊपर कर दिया, ये डिस्टेंस आपका मेंटेन हो गया, जिसकी वजह से कार्डियक टॉक्सिसिटी कम हो गया। तो ये तो अब आपके पास यहाँ पे इस चीज को अगर आप याद रखोगे तो हाइपोकैलीमिया है, अगर नीचे चला गया है, और हाइपोकैल्सीमिया भी है, दोनों चीजें ऐसे हो गई, कोई मसला नहीं होगा। अब उन दोनों में से आपने एक को ट्रीट कर दिया, क्या होगा? और कैल्शियम दे दिया, ये चला जाएगा, डिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। अगर पोटेशियम को कट कर दिया, ये नीचे आ जाएगा। पहले जो हाइपोकैलीमिया सिम्प्टोमेटिक नहीं था, वो सिम्प्टोमेटिक हो जाएगा। तो इस चीज को तल्लक जो है आपस में कैल्शियम का और पोटेशियम का, वो आपने याद रखना है कि हाइपोकैलीमिया और हाइपरकैल्सीमिया इकट्ठे हैं तो कैसे इसको डील करना है। एक और चीज आ जाती है डिच टॉक्सिसिटी, आजकल तो इस्तेमाल भी होती है, मर्दों में तो बहुत होती है। डिच टॉक्सिसिटी में क्या होता है? हाइपोकैलीमिया, पोटेशियम क्यों देते हैं डिच के साथ? सर कॉम्पिटिटिव को इनहिबिटर और कैल्शियम क्यों नहीं देते? कॉम्पिटिटिव होता है। कैल्शियम दोगे तो डिटॉक्सिसिटी वर्स हो जाएगी। हाइपोकैलीमिया होगा तो डिटॉक्सिसिटी वर्स हो जाएगी। तो वो डिच का स्पेशल ये इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिलेशन जो है। नीचे देख लो तो पोटेशियम कैल्शियम ग्लूकोनेट आप देते हो हर दफा, मगर ब्रेन में पिक्चर बना